Good morning, class. Today is our history and civics subject, and we were studying chapter number 7, crafts and industry. इसके कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे. The topics were Indian industry on the eve of 19th century, ठीक है, और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. इसका एक समरी दे देती हूँ. इसका ये समरी है कि पहले इंडिया की इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वो फ्लरिश करती थी. इंडस्ट्रीज़ एग्जैक्टली नहीं, इंडिया में जो टेक्सटाइल का वर्क चल रहा था, ठीक है, वो इट वाज फ्लरिशिंग. मगर जब ब्रिटिश आए तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, वो जो पूरा इनका था जो कि बहुत फ्लरिश कर रहा था, इट वाज ऑन द राइज, वो स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑन देयर इंडस्ट्री, ऑन देयर रॉ मटेरियल, ऑन देयर एक्सपोर्ट एंड ऑन देयर इम्पोर्ट. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, now open up your books and come on to page number 94. Okay, two simultaneous development took place during the industrial revolution 1760 to 1830. Industrialization of Britain and other countries in Europe and the deindustrialization of a number of non-European countries including India. ठीक है, इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, उसका स्टार्ट हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, क्योंकि वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस कर दिया गया बाय द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग फॉर ब्रिटेन. द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट एंड डिक्लाइन इन नेशनल इनकम हैज़ बिन रिफर्ड टू एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट का डिस्ट्रप्शन को, के प्रोसेस को, और नेशनल इनकम के डिक्लाइन को, इस प्रोसेस को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, ट्रेड विद यूरोपियन नेशंस in the 17th century was heavily balanced in favor of India as they exported large quantities of fine cotton and silk fabric. ठीक है, पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम इंडिया. ठीक, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, फाइन कॉटन, सिल्क फैब्रिक्स, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर, ड्रग्स, प्रेशियस स्टोन एंड वेरियस वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. ठीक है, इन एक्सचेंज इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर. उसके बदले में क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था और सिल्वर मिलता था. तो ये सब चीज़ें पहले यूरोपियन नेशंस में एक्सपोर्ट होती थी और इंडिया को मिलता था उसके एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर. इंडियन कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली डिस्प्लेस पेपर एंड अदर स्पाइसेस टू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशियन एक्सपोर्ट टू द वेब. ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडियन कॉटन स्पेशली, तो इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशियन एक्सपोर्ट टू द वेस्ट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. द मार्केट एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सब्सटैंशियली एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मेन सेक्टर क्या हो गया था, इंडस्ट्री. ठीक है, विच इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एंड देयरफॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. दिस unprecedented growth of Indian textile exports to Europe ensured a steady flow of wealth to India from European nations and positive balance for trade of India. ठीक है, इससे क्या हो रहा था, यूरोप और इंडिया के बीच में इट वॉज अ वेरी ग्रेट ट्रेड. ठीक है, उससे क्या, और विच फर्दर लेड टू अ स्टेडी फ्लो ऑफ वेल्थ टू इंडिया. ठीक है, वेल्थ का फ्लो इंडिया में इट वॉज रियली गुड. ठीक है, और एक पॉजिटिव बैलेंस बना हुआ था ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया. ठीक, now during the period from 1757 to 1813, the East India Company's objective was to buy maximum quantity of Indian manufactured goods at the cheapest possible price so that substantial profit could be made by selling these goods in Britain and other European countries. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, उन्होंने पहले उसको कोशिश किया कि उसको मैक्सिमम क्वांटिटी लिया जाए एट द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल. ठीक, और उससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उससे प्रॉफिट बनाएगी. उससे कैसे प्रॉफिट बनाएगी, जब चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, अब वो उसको रीसेल करेंगे. जब रीसेल करेंगे कहाँ पे,
ब्रिटेन में और अदर यूरोपियन कंट्री में। तो उनका क्या होगा, वो अपने प्राइस हाई रखेंगे और इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जब इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से खरीदेंगे उसको बहुत लो प्राइस पे लेंगे, ठीक। सो देयर विल बी अ ग्रेट प्रॉफिट ओनली फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट फॉर द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे बहुत लॉस हुआ। द रेकलेस एंड anarchic attempts to increase their purchase while forcing down the price adversely affected the traditional Indian export industry, ठीक है। इससे क्या हुआ, adversely affect हुआ इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, especially the cotton textile industry. Apart from this exploitation, British textile manufacturing at home in Britain imposed tariffs and ban on the import of Indian textile, ठीक है। इसी के साथ क्या किया, पहले तो मैक्सिमम क्वांटिटी लिया ऑफ कॉटन फॉर एग्जांपल और उसको चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल पे उन लोगों ने परचेज किया, ठीक है। और वो वहाँ जाके ब्रिटेन में हाई प्राइस पे वो बेचते थे, ठीक। और इससे क्या होता था, इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत लॉस होता था। उसी के साथ इन्होंने टैरिफ्स को इम्पोज किया और बैन भी इम्पोज किया ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है। When the Charter Act of 1813 opened the Indian market for other trades also, more machine-made goods entered the Indian market. अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट से मशीन मेड गुड्स आ गए इंडियन मार्केट में, ठीक है। In the same period, Britain had developed and prohibited the export of Indian silk, ठीक है। और क्या हो गया, प्रोहिबिट हो गया इंडियन सिल्क का एक्सपोर्ट and printed calicos to Britain or printed calicos to Britain by imposing heavy duty on its consumption in Britain, ठीक है। तो एक और ये पॉइंट है कि हैवी ड्यूटी लगा दी गई ऑन द कंजम्पशन ऑफ व्हाट, इंडियन सिल्क और प्रिंटेड कैलिको। फर्दर द ईस्ट इंडिया कंपनी which had a monopoly on trade with India itself became the focus of attack from traders in Britain who had been excluded फ्रॉम हैविंग अ शेयर इन इंडियन ट्रेड, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन और इंडिया में ट्रेड रिलेशंस थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोनोपोली करा, ठीक है। विच हैड अ मोनोपोली ऑन ट्रेड, वो पहले से एट अ मोनोपोली था विद ट्रेड इटसेल्फ, वो खुद क्या बन गया, फोकस ऑफ अटैक फ्रॉम ट्रेडर्स इन ब्रिटेन हु हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग अ शेयर इन इंडियन ट्रेड, ठीक है। After Industrial Revolution, there was a shift in the Indian export from manufactured goods to primary products or raw materials in the early 19th century, ठीक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो शिफ्ट देखा गया, पहले इंडियन एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम हैवी मैन्युफैक्चर्ड गुड, अब क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है, इन द अर्ली 19th century. This development was accompanied by an increase in the export of British manufactured goods. अब इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का टू इंडिया। इन अदर वर्ड्स, द रॉ मटेरियल वॉज टेकन टू ब्रिटेन एंड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देयर वॉज सोल्ड इन इंडिया। रॉ मटेरियल लिया जा रहा है इंडिया से, वो गया ब्रिटेन, अब उसी रॉ मटेरियल से जो गुड्स बनाए गए वो आ गया इंडिया और उसको यहाँ पे हाई प्राइस पे बेचा गया। High import duties and other restrictions on the import of Indian goods in Britain reduced the income of weavers and spinners. यहाँ से जो इंडियन गुड्स थे उसको हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाया गया, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। उसके वजह से क्या हुआ, जो वीवर्स की इनकम है और स्पिनर्स उनकी इनकम रिड्यूस हो गई, ठीक है। Thus, it restricted any possibility of capital investment and टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सेक्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स हैं विच लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर है यह टॉपिक, ठीक।